हाँ जी, शांति बैठिए। देखिए बबुआ, पढ़ाना है हमको क्या चीज? संस्कृत। अंतिम अध्याय है आपका आज। और एक चीज है कि आज आप लोगों को पेज ना मिलेगा, पेज बाद में देंगे, लिखे नहीं है, सुत गए। ये अंतिम चैप्टर है, सुते दे लिखा था कल। हाँ, तो ये तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले हमको एक बात बतानी है। बात बताने के लिए हमको लंबा बात पर जाना पड़ेगा। निकलो हो तो ड्यूटी अगलो। आप लोग शांति बैठिए। आइए आइए सर। देखो बुआ, बात हुआ कुछ ऐसा, ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान बहुत कुछ कर देता है। हम भी कर दिए, तो उसको हम एक बार थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर लेते हैं। हाँ, बात यहाँ यूँ है कि कुछ दिन पहले हम तुमको ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाए थे ना जी। इसमें एगो गड़बड़ी हो गया है। गड़बड़ी कहाँ हुआ है सो देखो, समझो बढ़िया से। हटो नहीं यार। हाँ यही है, समझिए बात को। देखिए गड़बड़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। गड़बड़ हुआ है, वो कहते हैं ना आप लोगों को हम कि कभी भी हाली बिना पढ़ ले क्वेश्चन और जवाब मत देना। वही कारण है इसका। देखो हुआ का क्वेश्चन का पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। और हम आप लोगों को क्या बता दिए थे? सीमांत सड़क, जबकि ये सड़क है। हम ये बताइए, इस बात के लिए हमको शर्मिंदगी नहीं है। हम जो बताते समय तुमको एक्सक्यूज दिए कि क्यों नहीं है, ये बात हमको भोरे नहीं पड़ रहा है। ऐसा एक्सक्यूज हम दिए कैसे, जबकि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से ऑप्शंस जो दिए हुए हैं पढ़ने की जरूरत थी। पूरा पश्चिम गलियारा है, सड़क है। एक्सप्रेसवे सड़क है, सीमांत सड़क है। लेकिन हम त्रिभुज राजमार्ग के बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, वो चतुर्भुज है। हम ओवर कॉन्फिडेंट में क्या किए? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। आंख है, ऊपर से चश्मा लगेले हैं, फिर भी न दिखाई दे रहा है। ठीक, 3 बार 4 बार लिखे हैं, पढ़े हैं, तब वहीं इतना ओवर कॉन्फिडेंट कि ना स्वर्णिम चतुर्भुज तो रोडे है, ये रोडे सब तो एक के कैटेगरी में आ गया, सब केंद्र सरकार बनवाता है। हाई है अलगे, इसको अलगे कर दो। वो जब कल पूछा तुम कहे कि तो बतावल चीज पूछ रहा है, तो हम वो लिखे वो खनियो ना हम पढ़े। देखो बैल बुद्धि हमार, उस टाइम पे भी नहीं पढ़े, हम डी करके इसको भी मैसेज कर दिए। ये करा कि सी होगा, फिर हम मैसेज किए नहीं डी होगा। फिर जब फोटो भेजा ना तो हम उसको पढ़े। अब देखिए क्या रे चोटा, यहाँ क्या लिखल है? त्रिभुज लिखल है। और हम आप लोगों को क्या पढ़ाए थे? स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में ना, जो 4 गो शहर को जोड़ता है। त्रिभुज थोड़े था, और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? त्रिभुज। इसलिए इसका सही आंसर कौन होगा? ये वाला होगा। तो ओवर कॉन्फिडेंट में चैप्टर 2 बार हमको बेइज्जती किया है खड़े खड़े। एक बार जोन में कर दिया खड़े खड़े, एगो ई में कर दिया। उ वाला तो तनी से हैंडलो कर ले, ई वाला तो शर्म के मारे कहूँ डूब मरे वाला काम करवा दिया। ई तो उसके लिए माफी है। ठीक, टीचरों से भी गलती हो जाता है, वो आदमीय है। तो इसका सही जवाब याद रखिएगा, त्रिभुज। ठीक ना? तो इसमें आप लोगों को हमको इतना ही बताना था। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। चलिए जी, हमारा चैप्टर आज क्या चीज है? संस्कृत के 14वां चैप्टर। चैप्टर के नाम का है शास्त्रकारा, यानी कि जो हमारे धर्म में जो शास्त्र वगैरह हैं, आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक ना बुआ? धर्म जो शास्त्र हैं या नीति शास्त्र जो भी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में, ज़्यादा नहीं, संक्षेप में जानना है। तो आइए पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कहा गया है भारतीय वर्षे शास्त्राना महती परंपरा श्रूयते। भारत में शास्त्रों का एक पुराना महान परंपरा रहा है।
शुरुआत से ही शास्त्रों को यहाँ पे महत्व दिया गया है। शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूप पानी संति। कहा जाता है कि शास्त्र के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पे समस्त ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उसका ये स्रोत है, ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत है क्या चीज? ये शास्त्र। इसी शास्त्र को पढ़ करके हमारे पूर्वज जो हैं, जो ऋषि मुनि ये सब हुए, तो उन लोगों ने रचनाएं भी की और उनकी रचनाओं को पढ़ के कितने लोग भी अपना नाम कमाए, ज्ञान को प्राप्त किए, विश्व में अपना ख्याति प्राप्त किए। तो उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, एक स्रोत के रूप में काम किया है। अस्मिना पाठे प्रमुख शास्त्राना निर्देश पूर्वकम तत्व प्रवर्तकनाच निरूपणम विधते। अब यहाँ पे जो पाठ है हमारा, उसमें वही चीज है जो प्रमुख शास्त्र हैं, जो ज्यादा फेमस शास्त्र हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। प्रवर्तक मतलब समझते हो? प्रवर्तक मतलब होता है जो शुरुआत में उसके लेखक हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो बुक के अब शास्त्र के बारे में, तो उसमें एक लोग नहीं है, दो लोग नहीं है, चार लोग नहीं है, लंबी उनकी एक श्रृंखला, एक लंबे संख्या में, बड़ी संख्या में है। तो हम सबको नहीं पढ़ेंगे। आज के आधुनिक टाइम पे भी बहुत सारे लोग हैं जो इन शास्त्रों को पढ़ के अपना नाम कमा रहे हैं, दुनिया को सही संदेश दे रहे हैं और साथ ही साथ अपना कुछ रचना भी कर रहे हैं उसके आधार पर, तो सब उसमें आ जाएंगे। तो हम लोग उन सबको नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो शुरुआत के लेखक थे, जिन लोगों ने इन चीज़ों की शुरुआत की, इस शास्त्र को शुरुआत में लाए, उनके बारे में पढ़ेंगे। खाली नाम पढ़ेंगे, ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ेंगे, उसमें क्या है, कौन शुरुआत में इसके लेखक हुए हैं, बस इतना ही चीज़। समझ गए? किताब के बारे में नहीं पढ़ना है। मनोरंजनाय पाठे अस्मिना प्रश्नोत्तर शैली असाधिता वर्तते। और हमारे मनोरंजन के लिए और इस चैप्टर को हम बढ़िया से समझें, क्योंकि शास्त्र की है और लगभग सारे शास्त्र जो पुराने वाले हैं उन सबके बारे में इसमें बताया गया है, तो सही से समझ में आए और मनोरंजन भी हो जाए, इसलिए क्या किया गया है, इसको प्रश्न उत्तर के रूप में लिखा गया है। यानी एक क्लास है, क्लास में एक शिक्षक हैं, बच्चे हैं, शिक्षक बताएंगे कि आज हम तुम लोगों को शास्त्र के बारे में पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद बच्चे उससे जुड़ा हुआ सवाल करेंगे और सवाल के आधार पे उसका जवाब मिलते जाएगा। इस प्रकार से इस चैप्टर को लिखा गया है। ठीक, अब आइए चैप्टर में तो होता क्या है, शिक्षक कक्षायाम परिवसति छात्राया सादर मुत्थाय तस्याभिवादनम कुर्वन्ति। शिक्षक जो हैं वो कक्षा में, क्लास में प्रवेश करते हैं, छात्र जो हैं वो आदर के साथ उठते हैं और उठ करके उनका अभिवादन करते हैं, जो कि आप लोग कभी नहीं करते हैं। लगे एकदम बैल जैसन जब बैठ गए तब बैठ गए, बैठ के पगड़ी मारी। आता है क्लास में टीचर कभी खड़ा होता है, तू लोग जी करता है अभिवादन? कुसंस्कारी लइकन सब, बेहया बेशरम बेमुरब्बत। अब मान लो अरे हमरा नहीं करता है, हम तो ऐसा कहते हैं हमरा मत करना, वो लायक हम नहीं है। लेकिन ये आदत आप लोगों की बहुत खराब है। कोई नया टीचर आया या कोई किसी के परिजन गार्जियन आए और आप लोग थौआ थापड़ में बैठे हुए हैं, क्या कहेगा? यह संस्कार सिखाता है, नियम है कि ठिका देवल स्कूल के खाली स्कूल ना सिखाई तो कोचिंग में ना सिखबा तब हिसाब से तो कहूँ जाऊँ हित ना ताही तो कितनो बुजुर्ग आदमी आ रहे कुर्सी पर बैठ जाऊँ तो बैठले रहूँ न उठाबू कि हम लुटली है तू बैठबा। ये सब संस्कार सीखो। कोई भी टीचर आए, कोई परिजन आए आपके क्लास में, किसी के गार्जियन, कोई भी व्यक्ति, तो आपका यही है, दायित्व है, कर्तव्य है कि आप खड़ा होकर के उनका अभिवादन करें। इससे उनके मन में आपके प्रति अच्छा एक विचार रहेगा कि चलो बच्चा सब रिस्पेक्ट दे रहा है, तो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। बाहर का लोग कहेगा कि एनजेआर के लइकन सब खड़ो नहीं होता है, अलग एटीट्यूड में रहता है। हाँ, ऐसी नाम बदनाम। देखिए इधर शिक्षक जी क्या कहते हैं, अपियु संतु सर्वे अधा युष्माकम परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। सबको कहते हैं कि बैठ जाइए, जो कि हमको कभी ना कहना पड़ता है। आज आप लोगों को हम संस्कृत शास्त्र के बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, जो भी करना है वो आज संस्कृत शास्त्र के बारे में ही होगा। ये कौन बोला? हम बोला। ठीक, आगे चलिए।
तब उसमें युवराज नाम के जो व्यक्ति है, लड़का, वो पूछा, गुरुदेव, जो कि तुनी के मुंह से कहियो नहीं निकलेगा, शास्त्रम की भवती, आज तुनिये धोआएगा। सर 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 कहा जाता है अनजान व्यक्ति को, जिसको हम नहीं जानते हैं, तो रिस्पेक्ट में कहते हैं सर, महाशय। ठीक, क्या नाम है आपका? चश्मा लगाइए ना। ठीक, गुरुदेव, अरे ठीक है, हमको नहीं कहता है, मानते हैं, नीरज सर के कहो, उसी सर को कहो, राजू सर को कहो, कन्हैया सर के कहो, अरे हमको छोड़ो ना, हम तुम्हारे बीच के हैं, कोई बात ना, राजा भैया हैं, गुरुदेव। तब ना सुबह सुबह आओ, शिक्षक के पैर छुओ, प्रणाम करो, आशीर्वाद देगा, और ये कहीं ना कहीं वो तोरा प्रति वफादार रहेगा कि नहीं। लड़का सब तो प्रणाम भी दो तरह का होता है, तो प्रणाम करता है लेकिन उसमें रिस्पेक्ट नहीं रहता है, तो वो बात है ना मियाँ, रिस्पेक्ट के साथ करो। तो गुरुदेव, वह शास्त्र क्या है, पूछते हैं कि शास्त्र जो है जिसके बारे में आप हमको पढ़ाने वाले हो, होता कौन ची है, तो वही तो आज बताएंगे। तब टीचर कहते हैं, शास्त्र नाम ज्ञान शासक समति, कि शास्त्र जो है वो ज्ञानों का शासक है, सम्राट है, जो मतलब जहाँ से हम लोगों को ज्ञान के असल में प्राप्ति होती है। तो वही वो बताए हैं कि शास्त्र जो है वो ज्ञान के शासक का नाम है। देखो यहाँ बताए हैं, शास्त्र ज्ञान का नियामक होता है, यानी शास्त्र जो है वो ज्ञान पर शासन करने वाला होता है। इसी के माध्यम से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उस पर अपना कमान पकड़ सकते हैं, उस पर शासन स्थापित कर सकते हैं। समझ गए? मानवाना कर्तव्य अकर्तव्य विषयान तथा शिक्षयति, और ये मानव को, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय के बारे में शिक्षा देता है। ये बताता है कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना तुम्हारा कर्तव्य है और क्या करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। ये उचित और अनुचित के बारे में जानकारी देता है कि कौन सी चीज हमारे लिए उचित है और कौन सा हमारे लिए उचित नहीं है, तो इस चीज का ज्ञान देता है। शास्त्र में अधुना अध्ययन विषय कथ्यते, आज के टाइम में शास्त्र को तो एक सब्जेक्ट के रूप में भी लिया जाता है और उस रूप में हम उसको पढ़ते भी, सिलेबस में डालते हैं। अभी देखो वह आधार पर ना पढ़ रहा है, अलग से शास्त्र कभी पढ़ रहा है उठा के, रामायण भगवत गीता कभी पढ़ी नहीं, सिलेबस में रहेगा तो कहानी के रूप में पढ़ेंगे, ना तो ना पढ़ेंगे। हाँ, बस एग्जाम ला पढ़ बुआ, अब कुछ ना। ठीक, तो आज इसको सब्जेक्ट के रूप में भी लिया जाता है। पश्चात देशेषु अनुशासनम अपि अभिध्यत, और पश्चिमी के जो देश हैं, जो पश्चिम के देश हैं, यूरोपीय देश खास करके या अमेरिका, इस सब के जो देश हैं, वो लोग इसको एक अनुशासन के रूप में भी लेते हैं। शास्त्र हमें अनुशासन सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, और छात्र जीवन में तो अनुशासन होना ही चाहिए, बाकी में हो ना हो चल जाएगा, लेकिन छात्र जीवन में होना चाहिए। यही आपका भविष्य तय करेगा कि आप क्या करिएगा, नली के कीचड़ साफ करिएगा कि साफ कराने वाला बनिएगा, यही डिसाइड करेगा। ठीक, आगे देखिए, तो ये तो टीचर अपने अनुसार बता दिए, जैसे होता ना। हाँ हाँ, ओकरे का कहना है कि इतना धन है एगो हम है ही, तो पढ़ी कहला। और ऊपरे से जानते हैं कि जोन कास्ट में हूँ मैं तो तिलक दबा के है ही। बस ये इतना बिगड़ा कैसे, भीतरिया बिगड़ल है, ऊपरे से देखे में सीधा लगता है, भीतरे से बड़ा बिगड़ल लड़का है। ठीक ना, एक आज चिन्हे से चिन्ह बहुत खतरनाक आदमी है, मने में मंथन करते रहता है। हमको लगता था कि सीधा सपाटा है, बतवा सुनेगा, कहाँ सुना, कहे कि अरे बाल उल कटवा ले, कि 3 महीना में हम बड़ा है, तोरा एक दिन कहला पर कटवा ली ना। आगे देखो, तो अभी के जो परिभाषा है वो तो शिक्षक अपने अनुसार दिए, शास्त्रों में इसका क्या परिभाषा है उसी प्रकार के है, लेकिन टीचर उसको बना के अपने तरह से बताए। शास्त्र में देखो क्या लिखा गया है इसके बारे में, उसमें लिखा गया है, प्रवृत्ति वरा निवृत्ति वा नित्येन कृत्तिकेन वा पुषाम येनोपदिश्यते तच्छास्त्राभिधेयते। अरे संस्कृत के तो हम रीढ़े तुड़िए दे। कहा जा रहा है
कि जिससे तुमको प्रवृत्ति का ज्ञान हो और निवृत्ति का भी ज्ञान हो। प्रवृत्ति मतलब होता है जो कार्य करने योग्य है, निवृत्ति मतलब होता है जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो जिससे हमें प्रवृत्ति का ज्ञान हो और जिससे हमें निवृत्ति का ज्ञान हो, जो हमें इसके बारे में सिखाए, जो हमें नित्य, नित्य मतलब होता है प्रतिदिन रोज करने वाला चीज, उसके बारे में बताए, और जो अनित्य के बारे में भी बताए। इन दोनों चीजों के बारे में जो बताता है वही क्या है? शास्त्र है। देखो, जो शास्त्र मनुष्यों की प्रवृत्ति यानी करने वाले कार्य, निवृत्ति मतलब नहीं करने वाले कार्य, नित्य और अनित्य कर्म के विषय में उपदेश देता है कि कौन काम रोज करना चाहिए, कौन रोज काम नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो प्रतिदिन करना चाहिए, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। ठीक, तो उसके बारे में जो उपदेश देता है, जो हमें उचित और अनुचित का उपदेश देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। और सवाल पूछा गया 2023 के सेकंड शिफ्ट में, शास्त्र क्या है? तो आपको बस इतना कम से कम लिख देना है कि जो मनुष्यों के प्रवृत्ति, और शास्त्र दो बार लिखा गया, कोई यहूं है कोई यहीं, इसमें खाली करना है जो मनुष्यों को प्रवृत्ति या निवृत्ति, नित्य अनित्य कर्म के विषय में उपदेश देता है, अर्थात जो उचित और अनुचित काम करने का उपदेश देता है, उसी को हम शास्त्र कहते हैं। बस इतना बात लिखना है आपको, उतना मिल जाएगा। मैया लम्बर मिलेगा, नंबर न मिलेगा। ठीक, हाँ लम्बर मिल। तो आगे देखिए, नेक्स्ट अभिनव लड़का है, वो अब आगे सवाल करेगा। अर्थात शास्त्रां मानव्यम कर्तव्यम अकर्तव्यच्च बोधयति। शास्त्र नित्य भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रणीतम। तो अभिनव जो है वो कहता है कि कहने का मतलब है कि जो शास्त्र है वो हमें कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में बोध करवाता है। वो बताता है कि कौन सा काम हमको करना है, कौन सा काम नहीं करना है। वो अपने टीचर से पूछ रहा है, सही बात बोल रहा है। शास्त्र हमें नहीं सिखाता है। आगे एक चीज और बोलता है, शास्त्र नित्य भवतु वेद रूपम, कि शास्त्र वेद के रूप में भी हो सकता है और ऋषि मुनि के रचनाओं के रूप में भी हो सकता है। कृतकम मतलब होता है रचना। ठीक, तो शास्त्र जो है वो दो रूप में हो सकते हैं। एक हमारा जो वेद है, चार गो कौन कौन है जी? ऋग वेद तब यजुर्वेद है। लाइन से बोल, लाइन से बोल। बस हो गल बा, हिंदू है हम, वेद के नाम ले में हिंदू पंझड़ गल बा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, सबसे पहले ऋग्वेद था, फिर सामवेद आया, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। समझ गए? सबसे लास्ट में, अरे बैल कहीं तो एकदम बैल से बुद्धि, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे आधुनिक हुआ। सबसे लास्ट में कौन नाम बोले हम? ना तू हमें बताओ, सबसे लास्ट में कौन नाम बोल रहे हैं मियाँ? तो तू है तो एकदम एक दिमाग ये है ना तखे पर रख ले। हम करें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इसमें जो हम लास्ट में नाम ले रहे हैं वही सबसे आधुनिक है। तो लास्ट में नाम ना थोड़ा समझ में आ रहा है कि हम क्या ले रहे हैं ना, हमें नहीं याद है। हमें नहीं याद है सबसे आधुनिक कौन है। हमार मास्टर जो हमार हलाने जो हमारे गुरु जी या शिक्षक जो भी थे, वो बता दिए कि जो सबसे लास्ट में था ना वो आधुनिक था। तो हमारा इतने याद है। अब लास्ट में कौन लिए हमारे सर जी बतेबे न करला था ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। तो समझ गया भैया, शास्त्र हमें यह सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र वेद के रूप में भी हो सकते हैं और ऋषि या अन्य लोगों द्वारा रचित रचनाओं के रूप में भी हो सकते हैं। ये बोला अभिनव। तो आगे शिक्षक कहते हैं, सम्यक ज्ञानासी वत्स, कि तुम बहुत अच्छे से जानते हो पुत्र, तुमको ठीक से पता है, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, पूरी बात सही है। ये हमको ये सिखाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बात सही है। और ये वेद के रूप में भी हो सकता है और रचना के रूप में भी हो सकता है, ये भी बात सही है। तुम दोनों बात सही बोल रहे हो। आगे वो कहते हैं, कृतकम शास्त्राम ऋष्य अने विद्वांस व रचितवंत कह रहे हैं कि ये जो रचनाएं हैं, जो रचना के रूप में जो हमारे शास्त्र हैं, उसके रचनाकार ऋषि मुनि भी हैं और कई सारे विद्वान भी हैं।
शास्त्र कितने प्रकार के भी यहाँ हैं? 2। एक है वेद के रूप में जो 4 हमारा है, दूसरा है रचना के रूप में। और जो रचना के रूप में है उसके रचनाकार कई सारे लोग हैं, कई सारे ऋषि मुनि भी हैं और कई सारे विद्वान लोग भी हैं। वो ऋषि मुनि नहीं थे लेकिन विद्वान थे और उस आधार पर उसको वो रचना की, अपने बुद्धि के और उन सारे शास्त्रों के आधार पर अपना शास्त्र लिखे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे है। और बताया जाता है कि सर्वप्रथम षष्ठ वेदांगनी शास्त्राणी संति, कि यहाँ पे शुरू के लिए तो हमारे पास कितने हैं वेदांग शास्त्र, कितने हैं? ये सवाल पूछेगा, वेदांग कितने हैं, पुराण कितने हैं, वेद कितने हैं, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ से रट लो, वेदांग कितने हैं? 6। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में पूछने के लिए भी, लिखने के लिए भी आ सकता है। कौन कौन है, साथ ही उसका लेखक भी पूछेगा कि कौन कौन है। तो दोनों, हाँ जी, क्या नहीं बताए हैं? अभी हम पढ़ाई ली है ये ना, तो मार दम के नरेटिव फोड़ दम 1 मिनट में। हाँ, तू बोला है हमारे 3 इंच खूने सूख जाए है। हाँ, तो क्या बोली थे? फिर बोल दे, नाके छेद दे। अब देखो कौन कौन है वेदांग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 हमारे वेदांग है। समझ गए? हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 हमारे वेदांग हैं। अब अगला बच्चा जो है इमरान, हाँ, वो पूछता है कि इसके प्रवर्तक कौन है, यानी इसके लेखक कौन है। तो अब गुरुजी उनको उसके बारे में बताएंगे। श्रीयतु यूयम सर्वे सवहितम, कि सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, इस 6 वेदांग के लेखक कौन कौन हैं। सबसे पहले देखो, हाँ, उसमें का चीज है वो भी बताया गया है। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया में बोधते, अगर हम शिक्षा वेदांग को पढ़ते हैं जो पहला वाला है, तो उससे हमको ये समझ में आता है कि किस वर्ण का कैसे हमको उच्चारण करना है। तो हम उच्चारण के बारे में सीखते हैं। बहुत समस्या इस मामले में लेके हम लोग शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते हैं। 3 गो स है, उच्चारण हम लोगों को करने नहीं आता है, कि स है कि स है कि श है, फंस जाते हैं। हम की बोलते हैं तो अटक जाते हैं, करसई की बोल रहे कर दे गई की, जबकि पढ़ने की प्रक्रिया में क्या है कि करसई की आ रहा है तो हम की बोलते हैं, कर दी गई की आता है तो हम उसमें लिखा हुआ है क दीर्घई की, दीर्घ मतलब बड़ा, यानी उसको देर तक खींचना है। की तो हुआ बड़ा वाला, बोले की तो हुआ छोटा वाला। क्या हम लोग बोलते समय इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं? अभी तो हम अपना जब वीडियो सब एडिटिंग करते हैं देखते हैं, अभी तो हमको शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आता है। वीडियो में सुन दे कि नहीं, यहाँ पे हमको ऐसे बोलना चाहिए था, हम ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी तो लगातार हम अपने बारे में बात करें तो इसी पे हम काम कर रहे हैं कि कब मेरा, देखो यहाँ मेरा बोल रहे हैं, कब मेरी भाषा जो है वो शुद्ध हो। ठीक, पहले शुद्धिकरण स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला कर ले, उसके बाद आगे देखेंगे कि कैसे कैसे करना है। क्योंकि अगर देखो भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, भाषा विद बॉडी लैंग्वेज, यानी कि बोल रहे हैं, बोलने के साथ ये जो बॉडी का लैंग्वेज है, अगर ये दोनों का मैचिंग नहीं होगा तो सामने वाले को आप अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाइएगा, उसको आकर्षित नहीं कर पाइएगा। अगर आप शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, सही शब्दों का प्रयोग करते हैं और सही बॉडी लैंग्वेज के साथ उसको शुद्ध उच्चारण करते हैं, तो सामने वाले पे उसका प्रभाव पड़ता है, उसको सुनने में अच्छा लगता है और वो आपकी ओर आकर्षित होता है। और अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है, और आज के टाइम पे ये और ज़्यादा नुकसानदेह हो गया है, लगभग सभी टीचर अब अपना जो जन्मभूमि के जो भाषा है उसका प्रयोग करके पढ़ाते हैं। जिसे हम पढ़ाते हैं तब मगही भाषा में पढ़ाते हैं। वो अच्छी बात है कि हमको अपने जन्मभूमि के भाषा में पढ़ाना है, लेकिन हर जगह तो ये काम नहीं करेगा। हमको हिंदी या इंग्लिश या बाकी के जो भाषाएं हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोग ये भी कोशिश कीजिए कि हम अपने जन्मभूमि के भाषा में बात करेंगे, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है, और इंग्लिश तो आपको वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में है, पूरे विश्व की भाषा है, तो उसकी जानकारी भी हमें हो। क्योंकि आपको बस अपने गांव में नहीं रहना है, आपको इस गांव से बाहर निकलना है। और बाहर के दुनिया में जब जाइएगा तो आपको हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी, इंग्लिश की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो उस पर भी काम कीजिए और इतना बढ़िया काम कीजिए कि जब सामने वाले को सुनाए, हम बोले वो सुने तो उसको अच्छा लगे, ये ना कि उटपटांग जैसा कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पे काम कीजिए और अपना जन्म भाषा पे भी गर्व कीजिए। हम भी जब तक कॉलेज में थे तब लगभग क्लास में भी और सर प्रोफेसर जो भी थे निकल जाते थे तो पक्का एकदम मगही, तोरा पसंद है न पसंद है तोर समस्या है, हम बात करेंगे तब मगही में।
लेकिन इसका मतलब थोड़े कि जब जाएंगे आंसर लिखने तो मगही में लिख देंगे। इसका मतलब ये थोड़े कि जब इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे हम कहेंगे कि हमार जन्म भाषा मगही, मगहिए में बोलेंगे। जो वहाँ के ऑफिशियल है उसके अनुसार चलना होगा। तो सब पे काम कीजिए, अपना जन्मभूमि वाला भाषा भी रखिए और इसको भी। तो अगर आपको उच्चारण सही प्रक्रिया से करना है तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? जो शिक्षा वेदांग है वो हमको, शिक्षा नहीं शिक्षा होता है। शुद्ध उच्चारण हमको भी, देखो फिर शुद्ध बोल रहे हैं, शुद्ध होता है। शुद्ध और शुद्ध में अंतर है, श और स में अंतर है, और वो हम लोग बोलने के दौरान नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ करिए। इसके लिए अगर सीखना है तो जैसे हम मुख्य रूप से देखते हैं तो जो कवि लोग हैं उनको देखो, काहे कि वो हिंदी के ज्ञाता हैं, उनको पता है। जैसे कुमार विश्वास जी का आप देखिए, उनको बात करने, भाषण देते हुए, इंटरव्यू देते हुए, तो वो जो शब्दों का प्रयोग करेंगे शुद्ध शुद्ध करते हैं। विकास जीवकीर्ति सर हैं, जब वो भाषण देते हैं कहीं गलती ही नहीं हो सकता है, तो सुनने में अच्छा लगता है। लगता है कि जैसे 3-3 घंटा के सेमिनार कर रहे हैं, तो क्या वो रट्टा मार के आए हैं कि हमको क्या बोलना है। वो इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि जब बोलते हैं तो लगता है कि एक स्क्रिप्टेड था कि यही बोलना है, सही तरीके से बोलते हैं। और जब हम अपना वीडियो देखते हैं तो लगता है कि बोलना था आम, अब बोल रहे हैं इमली। वो भाव जो आना चाहिए नहीं आता है, तो मन में आता है कि नहीं, धीरे धीरे इस पर काम करना है, उस लेवल पे बनाना है अपने आप को। तो आप लोग भी वो काम कीजिए, और इस पर काफ़ी ये महत्व रखता है। खास करके आप जब जाइएगा जॉब करने तो इंटरव्यू में इसका बहुत महत्व है। अगर आप वहाँ सही से उच्चारण, आपको लैंग्वेज आपको दे दिया जाएगा, किस लैंग्वेज में देना, तो कहीं हिंदी, अशुद्ध हिंदी भी आपको नहीं आ रही है तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस पर ध्यान रखिए और इस पर काम कीजिए, आगे काम करेगा। आना तक फिर फंस जाए आगे जाके। आगे देखिए, उसके बाद है पाणिनीय शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ। पाणिनि की जो किताब है, कौन सा किताब होगा उनका? व्याकरण के रचयिता माना जाता है इनको, ठीक, व्याकरण के पिता कहते हैं इनको, पाणिनि को। तो उनका जो व्याकरण का किताब है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें ज़्यादा शुद्धियाँ मिलेगी आपको, कैसे उच्चारण करना है। तो वो हो गया। कल्प में कर्मकांड के बारे में बताया गया है। जो भी हम लोग बाकी के चीज़ करते हैं, शादी विवाह, मरनी जीनी, इस तरह के जो भी चीज़ें, पूजा पाठ, तो कर्मकांड के बारे में इसमें बताया गया है। और यहाँ पे एक है बौधायन, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, दास्य, ऋष्य अस्य शास्त्रस्य रचयितार। अब यहाँ पे एक और कौन है जी? तो वो है यहाँ पे कि ये जो कर्मकांड के जो किताब है, ये कल्प शास्त्र कर्मकांड के किताब, इसके लेखक एक नहीं है। शुरुआत के कई सारे लेखक हैं, जिनमें एक नाम आता है बौधायन के, एक नाम आता है भरद्वाज के, एक नाम आता है गौतम के, एक नाम आता है वशिष्ठ के। ये सभी इस कल्प कर्मकांड वेदांग के रचनाकार माने जाते हैं। तो सवाल पूछ सकता है तुमको सब्जेक्टिव में कि कल्प शास्त्र कर्मकांड के लेखकों के नाम लिखें, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, तो आपको तो हिंदी में हम देंगे, तो उसमें आप पढ़ते रहिएगा। बाकी जो क्वेश्चन होगा हम तो सीमित रूप में देंगे, इसको आप याद रखिएगा, कहानी सब पढ़ते रहिएगा। नया क्वेश्चन बनेगा तो छूटेगा नहीं। व्याकरणम तु पनानी कृतम प्रसिद्धम। और यहाँ पे अभी तो हम बता ही दिए कि व्याकरण में अगर किसी का किताब फेमस है तो किनका है? पाणिनि का, उनके पिता कहे जाते हैं व्याकरण के। तो ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तुमको व्याकरण के पिता किसको कहते हैं। उसके बाद निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोध। उसके बाद जो निरुक्त वेदांग जो है उसमें हमको कार्य के बारे में बोध कराता है, उसके बारे में सिखाता है। और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? यास्क हैं। छंद जो है वो पिंगल के द्वारा लिखा गया है, सूत्र के रूप में है, और उसमें हम लोगों को बताया है जी, छंद शास्त्र की शुरुआत पिंगल द्वारा रचित सूत्र ग्रंथ, उनका किताब जो है, तो सूत्र ग्रंथ से हुई है, वहां से छंद की शुरुआत हुई है। छंद जानते हो, छोटा छोटा में लिखा रहता है, 2-4 लाइन के, जैसे कैसे हम नहीं पढ़ते हैं कबीर के दोहा, तो पढ़ता ना है तो 2 लाइन के रहबे करता है। पढ़िए, को दोहा याद है? कुछ ना तो ये तो याद होगा, काल करे सो आज करे, आज करे सो। अभी एक हुआ है पहला लाइन, और दूसरा लाइन में है पल में परलय होएगी, बहुड़ी करेगा कब। तो अब छंद अलग होता है, पद गद ये सब अलग होता है, और झूठ हम कहे बोले उतना अंदर तक हमको भी इसमें अंतर करने भर जानकारी नहीं है कि हम कैसे, छंद कौन होता है, ये सब और कई सारा चीज़ होता है, वो तुमको समझ में आएगा। आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा, संस्कृत पढ़ना होगा, वहाँ आप जानिएगा कि सब में कहाँ अंतर होता है, कि शेर में क्या अंतर है, जिसे बोले उर्दू में शेर में क्या अंतर है, गज़ल में क्या अंतर है,
कव्वाली में का अंतर है, तो सब में अंतर होता है। प्यार, मोहब्बत, इश्क शब्द जो है सब अलग अलग है। दीवाना, दीवानगी, सब शब्द दिखने में लगेंगे कि एक ही चीज़ है, लेकिन इस सबके गहराई में जाओगे तो थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। तो उसके लिए आपको गहराई में जानना होगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद है ज्योतिषी लगध रचितेन वेदांग ज्योतिषी ग्रंथे प्रवर्त। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था लगध, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है ज्योतिषी ग्रंथ, और वहाँ से ज्योतिषी की शुरुआत मानी जाती है, वही इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, वही इसके लेखक माने जाते हैं। तो सबके नाम आ गया। बाकी सब्जेक्टिव में जब आएगा तो हम सामने सामने करके दे देंगे, उसमें ज़्यादा आसान रहेगा याद करना। फिर अब्राहम पूछता है अपने शिक्षक से कि में त्वंत एवं शास्त्रकारा संति, कि क्या केवल इतने ही, ये जो 6 आप नाम बताए वेदांग के, क्या इतना ही शास्त्र हैं? तो हम आप लोगों को शुरू में बता दिए हैं कि शास्त्र इतना ही नहीं है, हम सीमित रूप में पढ़ने वाले हैं। जितना है उतना संभव नहीं है पढ़ना, खाली उनका परिचय पढ़ना संभव नहीं है। उन किताबों को पढ़ने की तो बातें छोड़ दो, और जिस दिन उन सारी किताबों को पढ़ गया तू अलग दुनिया में चला जाएगा, तू हो जाएगा वो वकीलवा जो था ना द बेट में, हाँ वो हो जाएगा, दुनिया छोड़ छाड़ के भाग जाए। काज नहीं कहा पढ़िए मत मिलबो न करबे, कौन बिल में लुका जाए तन्नी को ये। हम तो बोलो करम, तू मत बोली हैं। अच्छा, एक चुपके मुक्के बैठा है कि ये कुर्सी रख दे, इतने भरी है ये है, हाँ ज्यादा ना है, बढ़िया है। एक घर 6 फीट उठा के ढाल देवल जाती ना तो कोई दिक्कत ना। आगे देखो, शिक्षक बताते हैं नहीं एते प्रवर्तक कि ये इतना ही नहीं है, इसके प्रवर्तक इतना ही नहीं है, ये तो वे लोग हैं जो इसकी शुरुआत किए हैं। ये 6 जो हम तुमको शास्त्र बताए वो तो शुरुआत करने वाले लोगों का नाम है, इतना ही थोड़े है। वस्तुतः महती परंपरा ऐसा शस्त्र नाम प्रवर्ति भी संचलिता। कहा जा रहा है कि वास्तव में इन शास्त्रों की महान परंपरा उनके प्रवर्ती विद्वानों द्वारा आगे बढ़ाई गई। कि ये 6 जो हम तुमको बताया अभी वेदांग, ये तो शुरुआत है, और उसके लेखक भी शुरुआत के हैं। उसके बाद के जो लोग आए, प्रवर्ती मतलब उसके बाद के जो विद्वान लोग आए, जो इन शास्त्रों को पढ़े, असल में इसका विकास करने में तो उनका योगदान रहा, जो इसको और फैलाए और बड़ा बनाए। और वो इतना है कि हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक ना। इसी सनातन को इतना महान नहीं कहा जाता है, कुछ बात है उसमें, खराबी है, लेकिन खराबी के साथ साथ उसमें अच्छाई भी है। लेकिन हम कुछ लोग हैं जो खाली अच्छाई को पकड़ के रखे हुए हैं कि यही था तो यही था, कुछ लोग हैं जो खाली खराबी को पकड़े हुए हैं कि यही था तो यही था, जबकि बात दोनों है। आगे देखिए, कीच दर्शन शस्त्राणी पट देशेस्मिन उपराकांतानि। कीच कहा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त इस देश में 6 दर्शन शास्त्रों की भी शुरुआत हुई है। वेदांग के साथ साथ हमारे पास 10 गो दर्शन शास्त्र, 6 वेदांग है, और दर्शन शास्त्र भी कितने मुख्य रूप से 6 ही हैं। बाबू याद रखो रे गदावा, वेदांग कितने हैं और दर्शन शास्त्र कै गो है? दोनों 6 गो है, लेकिन नाम दोनों के अलग अलग है। देखिए कौन कौन है, आगे पूछा जाएगा कि श्रुति जो है वो पूछती है कि वो दर्शन शास्त्र कौन कौन है, और उसके प्रवर्तक यानी शुरुआत के जो लेखक हैं वो कौन कौन है, जरा हमको बताइए। तो गुरुजी अब बताएंगे बढ़िया से, अहिंके सुनब हुआ। पहला है तुमको सांख्य दर्शन, ठीक, जिसके प्रवर्तक कौन है? तो हो गए कपिल भैया। सॉरी, इन लोगों का नाम इतना हमने में पावर नहीं कि कपिल भैया कह दूँ, महान लोग थे ठीक ना। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल जी। योग दर्शन के पतंजलि, सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और न्याय दर्शन में गौतम आते हैं, ऋषि गौतम। और उसके बाद है तुमको कनादेन च वैशेषिकी दर्शनम। वैशेषिकी ये जो दर्शन है उसके लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे, हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हो। उसके बाद मीमांसा दर्शन जो है वो जैमिनीना है। काव्य मीमांसा अलग है, पहला चैप्टर में जो पढ़ा है। खाली मीमांसा दर्शन आएगा तब वो अलग है, मत मार दे टिकुए में, ठीक ना। काव्य मीमांसा अलग है और मीमांसा दर्शन अलग है, दोनों के लेखक अलग अलग हैं। उसके बाद बादरायण जो है वो लिखे हैं वेदांत दर्शन। तो ये हमारे पास 6 दर्शन है। हिंदी में देख लो, सांख्य दर्शन में कपिल है, योग दर्शन पतंजलि के,
न्याय दर्शन गौतम के, उसके बाद वैशेषिक दर्शन कणाद के, और मीमांसा दर्शन जैमिनी के, और वेदांत दर्शन हो गया बदरायण के। तो ये सारे हैं। और उसके बाद आगे देखो तो इसके बाद 100,000 की संख्या में वैसे लोग हुए जो इसकी व्याख्या किए, इसको पढ़े और अपने अपने अनुसार उसका अर्थ निकाल करके नई नई किताब को लिखे। तो वो भी तो इन्हीं से जुड़ा हुआ हो गया। तो इस तरह के तुमको मिल जाएंगे दर्शन। मुख्य रूप से कितने हैं? दर्शन शास्त्र 6, वेदांग 6, पुराण 6, तो 6 ना, 18 गो है। कौन कौन? हाँ, वेद, उपनिषद, चलो तूनी में तनी सुने। कह सकता है कि हम सनातनी हैं, कहे के अधिकार है। कम से कम इतना पता है ना, सब दिन पता नहीं चाहिए ना कि एग्जाम दे ली उसके बाद काम खत्म किया, अब उतना दिन के याद है। ये एग्जाम की चीज़ नहीं है, आपके सनातनी का चीज़ है। गार्गी ये 9वें महान है, पढ़े हैं पीछे हैं? कौन पढ़ ले? हाँ हाँ बोल बोल। संस्कृत साहित्य लिखा, पूछ सकता है, उसको पूछ सकता है कि किस पाठ में इस नाम का वर्णन है। तो यहाँ यार जैसे यहाँ के ना करे मैं आऊ ना हले पंडिता क्षमा राव के वर्णन किस पाठ में है, नीचे 4 गो पाठ दे देगा। बनाने वाला तो स्वतंत्र है, सिलेबस में कैसे बना सकता है, समझ गए? तो वो पूछता है गुरुदेव, पूछती है गुरुदेव भावना वैज्ञानिकानि शस्त्राणि कथन वदति, कि क्या आप जो वैज्ञानिक शास्त्र हैं, जो विज्ञान से जुड़े हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं बताएंगे? गुरुजी कहते काहे नहीं बताएंगे, छोटा मोटा जानकार थोड़े हैं, आज उसी के बारे में बात करना है तो करो ना, कितना करिए। एकदम कह देंगे सही कह रही हो तुम, एकदम ठीक कहती हो, इसके बारे में भी बात करना है। प्राचीन भारतीय विज्ञान से विभिन्न शाखा नाम शास्त्राणि प्रवर्तनम, कि प्राचीन भारत में विज्ञान के भी कई सारे शाखा थे, उससे संबंधित शास्त्र भी हैं। काका शास्त्र है तो कुछ नहीं ले सकता है, तो इसका नाम तो हम लोग भूगोल में पढ़े, चरक संहिता। कौन लिखे हैं उसको? मारेंगे ये 9वें में आंसर है कदावा। चरक चकर लिखा है, चरक संहिता है, गलती लिखा है। चरक संहिता के लेखक हैं चरक, जिसमें आयुर्वेद के बारे में, दवाओं के बारे में बताया गया है, तो विज्ञान से जुड़ा हो गया। ठीक, उसके बाद आता है सुश्रुत संहिता, इसके लेखक सुश्रुते हैं। ये सब फायदा है, वो 9वें में आंसर है, वो अपने नाम से ही किताब लिख दिए, किताब जो लिखे उसका नाम दे दिया अपना के हमारे साथ तू अमर रह, तो सुश्रुत संहिता है। तो इस तरह के कुछ विज्ञान से संबंधित किताब भी लिखे गए हैं। उसके बाद तैत्र और रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञान च अंतर्भूतस्त, ये जो लिखा हुआ है सुश्रुत संहिता, इसमें तुमको विज्ञान भी है और भौतिकी भी है, दोनों चीजें, मतलब रसायन और भौतिकी। अरे रसायन मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स, दोनों के बारे में लिखे हैं। कौन? सुश्रुत अपने पुस्तक में, और चरक जी हैं वो अपने पुस्तक में लिखे हैं आयुर्वेद के बारे में, बायोलॉजी। आ गया तुमको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हो गया साइंस। तो गर्व करो इस बात पे कि हम पहले से ही सारी चीज़ों को जानते थे। ज्योतिषी शास्त्र भी खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि शास्त्राणि संस्ति, और जो ज्योतिष विज्ञान है उसमें आपको खगोल के बारे में, ग्रहों के बारे में, आकाश के बारे में, पिंड के बारे में जानकारी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको गणित की भी जानकारी मिलेगी। तो वो कहाँ मिलता है हम लोगों को? ज्योतिषी शास्त्र में। आर्यभट्टस्य ग्रंथ, आर्यभट्टीय नाम प्रसिद्ध, और इस मामले में सबसे फेमस किताब कौन सा है? आर्यभट्टीय नामक किताब जो है आर्यभट्ट की, वो किताब फेमस है, जिनको शून्य का खोज करने वाला, आविष्कार करने वाला भी कहा जाता है। ठीक, एवं 12 बृहत संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाम विषया समन्वयता, उसके बाद 12 महिर द्वारा बृहत संहिता नाम का किताब लिखा गया है, बहुत बड़ा किताब है, और उसमें कई विषयों पे चर्चा की गई है, कोई एक विषय नहीं। जैसे चरक संहिता में तो आयुर्वेद है, सुश्रुत संहिता में आपको रसायन और भौतिकी है, ज्योतिषी में आपको खगोल विज्ञान इस सब के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो ये 12 महिर की जो बृहत संहिता है, नाम है बृहत माने बहुत सारा चीज, तो उन कई इस किताब में कई सारे विषयों पे चर्चा की गई है, और ये सब किताब जो है वो प्राचीन काल के हैं। तो तब से हमारा शास्त्र फेमस है। उसके बाद बताया गया है वास्तु शास्त्रमपि अत्र व्यापकम शास्त्रमासीत,
कृषि विज्ञान च पराशरेण रचितम वस्तुतो नास्ति शास्त्र का नाम अल्पसंख्या। कहा गया है कि यहाँ पे एक वास्तुशास्त्र भी है जो बहुत बड़ा किताब है, उसमें भी हमको कई सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। कृषि विज्ञान के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिसके लेखक कौन है, पराशर जी हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास शास्त्रों की संख्या जो है बहुत अधिक है, हम गिन नहीं सकते हैं, इतना शास्त्र है। पुराना वाला नया वाला के छोड़ दो, ठीक ना। तो इतने सारे हमारे पास शास्त्र भरे पड़े हैं। पूरे वर्ग के लोग कहते हैं, या जो भी हैं वर्ग नायक क्लासमेटर जो भी हो, कहता है गुरुदेव अध बहु ज्ञातम प्रचिन्य भारतस्य गौरम सर्वथा समृद्धम, कि गुरुदेव आज बहुत कुछ जानने को मिला, प्राचीन भारत का गौरव हर प्रकार से समृद्ध था, और हम लोग उसको तहस नहस करने पे पड़े हुए हैं पश्चिमी सभ्यता को अपना के, बिहान से धोती कुर्ता पहन के ठीक। उसके बाद शिक्षक जो हैं वो वर्ग से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे बच्चे भी क्लास से निकल जाते हैं। हो गई छुट्टी। यही था हमारा शास्त्रकारा। आज आपका संस्कृत खत्म। अगले फ्राइडे को लड़का, अगले फ्राइडे सैटरडे में आपको संस्कृत के 3 गो कर्मस्य दानवीरता, उसके बाद कौन रहा भैया, कल जो पढ़े थे विश्व शांति और शास्त्रकारा, तीनों का टेस्ट हो जाएगा, समझ गए। और उसके बाद संस्कृत के एने से काम खत्म। क्लियर।